आज हम बात कर रहे हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। अस्थमा अस्थमैटिक कंडीशन या सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस का फूल जाना, इन सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सर्दियां आ चुकी हैं और अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो विंटर शुरू होने के दौरान बढ़ती जाती हैं। अभी सर्दियों की शुरुआत में ही साइन एंड सिम्टम्स दिखने लगते हैं, सांस फूलने लगता है, सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं वो ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमैटिक कंडीशन के होते हैं। करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होम्योपैथी को अपनाइए। होम्योपैथी से आप डिजीज़ को क्योर कर सकेंगे। किसी भी फिजिशियन को दिखाइए, लेकिन होम्योपैथी फिजिशियन को दिखाइए और अपनी डिजीज़ को क्योर करिए और क्योर की कंडीशन में जाइए प्लीज़। ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर होते हैं, क्यों ये हो जाता है और किसे ये होता है, क्या फैक्टर रहते हैं और कहाँ पर हमें ये आइडेंटिफिकेशन हो जाता है या कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये ब्रोंकियल अस्थमा का ही कैसे या एक नॉर्मल कफ और ट्यूबरकुलोसिस या फिर कोई चेस्ट प्रॉब्लम का अदर कैसे सांस लेने में दिक्कत क्यों आ रही है। शुरू करने से पहले मैं आपका सबका एक बार स्वागत करता हूं। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आप सबका स्वागत है मेरे होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। ब्रोंकियल अस्थमा आप सभी जानते हैं कि अस्थमैटिक कंडीशन है सांस लेने में, और ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है ये प्रॉब्लम। और अब ये हो चुका है कि पेशेंट को एक इन्हेलर दे दिया जाता है, इन्हेलर पे डिपेंडेंट रहने के लिए बोल दिया जाता है, उसकी डोज बढ़ा दी जाती है। क्यों? क्योंकि उससे इन्हेल करने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, यानी कि सांस नहीं आ पा रही है पेशेंट को। अब वो भी क्या करे, डिपेंडेंट है इन्हेलर पे। इन्हेलर लेने से दोस्तों होता यह है कि आपकी जो सांस जैसे ही नाक से अंदर जाता है ट्रेकिया के थ्रू, और ब्रोंकाइस जो होती हैं वो फेफड़ों के अंदर जो एयर पैकेज होते हैं वहाँ तक हमारी ऑक्सीजन को लेके जाती है। जैसे ही वहाँ पर सिकुड़न आ जाती है तो प्रॉपर वे में ऑक्सीजन या प्रॉपर वे में जो हम सांस ले रहे हैं एयर, वो हमारे लंग्स तक पहुँच नहीं पाती है, तो सांस फूलने लगती है पेशेंट की। उससे साथ ही साथ थ्रॉट का कफ होने लगता है, या कफ हो गया तो सांस फूल जाएगी, सांस फूल गई तो सांस फूल जाती है, खांसी शुरू हो जाती है। और अस्थमैटिक पंप जो होता है, यानी कि जो इन्हेलर होता है, वो यूज़ करते हैं। और उससे होता यह है कि जो भी उसमें ड्रग कंटेंट होता है वो सिकुड़ी हुई ब्रोंकाइस को, सिकुड़ी हुई हमारी जो नलियां हैं जो फेफड़ों तक हमारे को प्योर एयर लेके जा रही है, जो हमारे फेफड़ों में हवा को, ऑक्सीजन को लेके जा रही है, वो जो सिकुड़ चुकी होती है उनको डायलेट कर देते हैं। वो जैसे ही डायलेट हो जाती हैं, यानी कि प्रॉपर वे में खुल जाती हैं, पेशेंट को, पर्सन को सांस आना शुरू हो जाती है। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपने उसको इनहेलर के थ्रू ओपन कर दिया, जैसे ही इनहेलर और उस ड्रग का इफ़ेक्ट कम होगा और वापस से जब भी आप उस रिस्क फैक्टर में जाएंगे जहाँ पर आप पहले थे, या जिस वजह से आपको अस्थमैटिक प्रॉब्लम हुई, अस्थमैटिक अटैक हुआ, वापस से वो ब्रोंकाइस और वापस से वो जो ट्यूब्स हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी। लेकिन जिस रीज़न से वो सिकुड़ रही हैं, जिस कारण से वो सिकुड़ रही हैं, उस रीज़न को दूर करना बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है और नीडेबल है उस पर्सन को क्योर करने के लिए। क्योंकि ना तो वो कंडीशन हट सकती है, क्योंकि पॉल्यूशन है, एयर ट्रबल्स हैं, उसको जेनेटिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उस पर्सन को क्योर करना है, ना कि उसको एक इनहेलर पकड़ा करके उस पर डिपेंडेंट रहने के लिए बोलना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा है क्या। ब्रोंकियल अस्थमा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होना, इन प्रॉपर ब्रीदिंग, इन ट्रबल्स ऑफ ब्रीदिंग, ये सारी कंडीशन जो होती है वो ब्रोंकियल अस्थमा है, अस्थमेटिक कंडीशन है। फेफड़ों तक हवा नहीं पहुंच पा रही है, प्रॉपर जो नलियाँ हमारे फेफड़ों तक प्योर ऑक्सीजन या एयर लेके जा रही है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो जाता है, वो सिकुड़ जाती है, तो हवा पास आउट नहीं हो पाएंगी। ये कहलाता है अस्थमैटिक कंडीशन। ये बहुत ही सीवियर भी होता है, क्योंकि जब अस्थमैटिक अटैक आता है, अगर कोई पेशेंट क्रॉनिक अवस्था में है, क्रॉनिक कंडीशन में है, और वो ट्रीटमेंट लेता है, इन्हेलर पर डिपेंडेंट है, और वो बार बार इन्हेलर लेता ही लेता है, तो ब्रोंकाइस, हमारी बॉडी भी उस पर डिपेंडेंट हो जाती है। वो अपने आप ओपन या डायलेटेड होना नहीं चाहेंगी जब तक कि उसको वो ड्रग या वो कंटेंट नहीं मिल जाए जो उसको डायलेट करता है। तब तक वो सिकुड़ी हुई अवस्था में या कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में ही रहेंगी। अब जब सीवियर अटैक होता है, इसका अस्थमैटिक अटैक आता है, तो पर्सन और पेशेंट जो होता है
वो काफ़ी ट्रबल में रहता है और साथ ही साथ उसको इन्हेलर की रिक्वायरमेंट रहती ही है। जैसे ही इन्हेलर लेगा वो अपनी सांस को या प्रॉपर वे में एयर इनहेल कर पाएगा। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपको अभी अस्थमैटिक अटैक आना शुरू हुआ है, अगर आप अभी से इन्हेलर पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आप मान के चलिए आप भी सीवियर कंडीशन में फंस सकते हैं। तो प्लीज़ 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 इन्हेलर से ज़्यादा ज़रूरी है हमें हमारी ब्रोंकाइस को नॉर्मल वे में डायलेट होने की या वो नॉर्मल वे में डायलेट हो सके ऐसी कोशिश करनी चाहिए। क्या कॉज हैं कि ब्रोंकियल अस्थमा हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं वो ये बोलते हैं कि हमें किसी को नहीं था, ये मुझे अचानक से कैसे हो गया, डॉक्टर साहब क्या बीमारी है, क्या है, अस्थमा तो नहीं हो गया या और कोई बीमारी है, टीबी तो नहीं है, मेरे को साथ में खांसी भी चलती है। तो देखिए ब्रोंकियल अस्थमा के पीछे के जो कॉज होते हैं वो हैं एलर्जिक फैक्टर, यानी कि उस पर्सन को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी है। यानी कि एनिमल्स, अगर आपने पालतू कुत्ते पाल रखे हैं, पालतू जानवर हैं, उनके हेयर्स से या उनके पास में रहने से भी किसी पर्सन को एलर्जिक कंडीशन हो सकती है। जैसे ही डॉग या कोई जानवर आपके पास आएगा, उसकी स्मेल से, उसके हेयर से, उसके स्किन से आपको इनहेल करने में या आपको कफ हो सकती है और कफ के बाद आपको इनहेल करने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग या इनहेल करने में दिक्कत आ सकती है। ये एलर्जिक कंडीशन होता है। डस्ट की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से इनहेल करने में, कफ में स्नीजिंग होना शुरू हो जाती है, थ्रोट इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग के अंदर। दूसरा फैक्टर आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, हमारे चारों ओर जो पॉलन ग्रेन है, फूल के ऊपर जो परागकण पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं, उनसे भी किसी न किसी पर्सन को एलर्जी रहती है। जैसे ही आप देखते हैं कि किसी को तोहफे में बुके दिया जाता है, गुलाब का गुलदस्ता दिया जाता है, तो वो जैसे ही उसको हाथ में लेता है, उसको स्नीजिंग, थ्रोट इन्फेक्शन, कफ स्टार्ट हो जाते हैं और ये धीरे 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 बढ़ता 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 एक ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमेटिक कंडीशन में तब्दील हो जाता है। तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो हवा में उड़ते रहते हैं। अगर आपके आसपास, घरों के आसपास कहीं खेती हो रही है और वहाँ पर ज़्यादा ही पॉलन ग्रेन उड़ रहे हैं तो आपको ये कंडीशन फेस करने को मिल सकती है। डस्ट के एनवायरमेंटल फैक्टर में इसके बाद आता है कि आपका पॉल्यूशन। एनवायरमेंट में जो पॉल्यूशन है, जो धुआं है, टॉक्सिक फैक्टर्स हैं, धूल, मिट्टी, धुआं, इन सारी चीज़ों से उस पर्सन को एलर्जिक कंडीशन पैदा हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत पैदा हो सकती है। तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है जेनेटिकल फैक्टर। अगर आपके हिस्ट्री में, फैमिली हिस्ट्री में कहीं जेनेटिकल फैक्टर प्रेजेंट है, किसी को रहा है, तो आपको भी रहने के चांसेस हो सकते हैं। अस्थमेटिक कंडीशन हो सकती है, तब्दील होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको क्रॉनिक कफ रहती है, नॉर्मली मौसम चेंज होने पर, वेदर चेंज होने पर आपको थ्रोट इन्फेक्शन रह जाता है या हो जाता है और आप उसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो ये मान के चलिए आपको धीरे 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 अस्थमेटिक कंडीशन होती है। दोस्तों मैंने ये देखा है कि जो पेशेंट बहुत सी बार डॉक्टर्स के बाद नॉर्मल कफ़ लेके जाते हैं, क्रॉनिक कफ़ यानी कि 10 to 15 डेज से क्रॉनिक कफ़ चल रही थी, वो ट्रीट नहीं हुई, वो क्योर नहीं हुई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उन्हें भी डॉक्टर इन्हेलर दे देता है। तो इट इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट। वो टाइम पास के लिए आपको बस एक चीज़ पकड़ा दी गई है और वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल है। हाँ, सीवियर कंडीशन में कोई पेशेंट है तो मैं कहूँगा कि वो इन्हेलर पे डिपेंडेंट है, अपना इन्हेलर ना छोड़ें प्लीज़। उसको छोड़ने के तरीके भी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपनी इन्हेलर डिपेंडेंट बॉडी को फ्री कर सकते हैं, इन्हेलर से दूर रख सकते हैं, इन्हेलर से। कैसे होगा आप भी जानते हैं, लेकिन मैं डिटेल में आपको समझाऊँ दूँगा। इस इन्फेक्शन यानी कि पहले से कोई इन्फेक्शन है आपके लंग्स में, यानी आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया या आपका लंग्स में कोई इन्फेक्शन है पहले से, वो मेडिसिनल डिपेंडेंट भी हो सकता है या कोई अदर डिपेंडेंट या इन्फेक्शन भी हो सकता है, उस वजह से भी आपको ब्रोंकियल अस्थमा या अस्थमेटिक कंडीशन का सामना करना पड़ सकता है। अब इसमें रिस्क फैक्टर की बात करी जाए कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं जो अस्थमा को बढ़ा देते हैं। अस्थमेटिक पेशेंट को उन रिस्क फैक्टर से दूर रहना चाहिए, पॉसिबिलिटी है कि दूर रहें। देखिए सबसे पहला है पॉलन ग्रेन, डस्ट, एनवायरमेंटल टॉक्सिक फैक्टर्स, जहाँ पर धूल, मिट्टी और फूलों से एलर्जी है, जानवर से एलर्जी है, तो इन सारी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। प्रवेशन हो जाता है यानी कि तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। ठंडी हवा में वो चला गया, ठंडा कुछ खा लिया, क्योंकि जैसे ही थ्रोट इन्फेक्शन हुआ आपका अस्थमेटिक प्रॉब्लम, अस्थमेटिक अटैक शुरू होना हो जाएगा। तो कोल्ड एयर से, कोल्ड थिंग्स से आप बच के रहिए। ह्यूमिड यानी कि जो चिपचिपा मौसम होता है, जहाँ पर कि
आर्द्रता बहुत होती है, वैसे वेदर में भी या वैसे रूम में या वैसा आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ ह्यूमिड एयर या ह्यूमिड एनवायरमेंटल है, उससे दूर रहिए, दूर रहने की कोशिश करिए। कुछ मेडिसिन्स होती हैं एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की, वो भी अस्थमैटिक कंडीशन को पैदा करने का काम करती हैं। एस्प्रिन हो गया, ब्रोकल्स हो गए, तो ये मेडिसिनल फैक्टर्स भी होते हैं जो आपको अस्थमैटिक कंडीशन में डाल सकते हैं, आपके ब्रोंकियल्स में, आपके लंग्स में प्रॉपर वे में ऑक्सीजन या प्रॉपर वे में प्योर एयर को पहुंचने से रोक सकते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की, साइन एंड सिम्टम्स क्या हमें फील होता है और क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखिए साइंस जो होते हैं वो चेस्ट में पेन शुरू हो जाएगा, दर्द होगा गले में, कफ शुरू हो जाएगी, आपको खांसी होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, विजलिंग साउंड्स आएंगे, आपको आपके फेफड़ों में सीटी बजते हुए साउंड्स सुनाई देंगे। जैसे ही हम स्टैट लगा करके सुनते हैं तो वही विजलिंग साउंड्स, एयर पास हो रही हो किसी पतले दबे हुए सिरे से, अगर कोई एयर पास होती है, जैसे ही खिड़की से आप देखते हैं कि कभी सर्दियों के दिनों में, तेज हवा के दिनों में हवा पास होती है तो उसकी कैसी साउंड आती है, वैसी ही साउंड आपको अपने लंग्स में, आपके चेस्ट में सुनाई देगी। ये साइन एंड सिम्टम्स हैं। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाएगी, पेशेंट इतना ट्रबल में भी आ जाता है कि उसको एनजाइटी हो जाती है, वो अनकॉन्शियस तक हो जाते हैं जब सीवियर पेशेंट होते हैं। और स्लीपलेसनेस, यानी कि नींद नहीं आएगी, क्योंकि उस पर्सन को सांस ही नहीं आ रही है तो वो सोएगा कैसे, तो नींद नहीं आती है रातों तक। ये ब्रोंकियल अस्थमा है। देखिए ब्रोंकियल अस्थमा के लिए हमें क्या करना चाहिए, विदाउट एनी मेडिसिन भी ट्रीट कर सकते हैं, विथ मेडिसिन भी क्योर कर सकते हैं होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से। आप अस्थमेटिक कंडीशन में हैं, आप इनहेलर पे डिपेंडेंट है, आप खुद भी ठीक हो सकते हैं, इनहेलर को छोड़ सकते हैं। देखिए आपको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। जो ब्रोंकियल पेशेंट हैं, जो लंग्स डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, उन्हें प्राणायाम जरूर 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 करना ही चाहिए। देखिए प्राणायाम अर्ली मॉर्निंग में होता है, जब आप इनहेल करते हैं अपनी नोज़ से, तो मॉर्निंग में ये मान के चलिए आपको प्योर ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मिलेगी। जैसे ही प्योर ऑक्सीजन मिलेगी, हमारी बॉडी को दो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए, पहला ऑक्सीजन और दूसरा वाटर। ग्लूकोज हम ले लेंगे, खाने से बना लेंगे, लेकिन ये नीडेबल है। हवा बंद हुई तो नहीं रह पाएंगे, पानी चाहिए। तो वो जैसे ही ऑक्सीजन आपके लंग्स को मिलती है, वहाँ की सेल रीजनरेट होना, वहाँ की सेल अपने आप में हील होना शुरू कर देंगी। आप 6 महीने, मैं तो कहता हूँ कि आप जीवन भर प्राणायाम करें, लाइफ टाइम को प्राणायाम करें। लेकिन आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, आप 1 महीना करके देखिए, आप 6 महीने करके देखिए, आपकी डिपेंडेंसी ऑन इनहेलर और मेडिसिन्स दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की। होम्योपैथी में ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको इसको बाहर निकाल सकती हैं परमानेंटली, फर्दर नहीं होगा। देखिए होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में सबसे पहली नंबर की जो मेडिसिन आती है वो आती है आर्सेनिक एल्ब। आर्सेनिक एल्ब को कोरोना में भी बहुत यूज़ किया गया था, क्योंकि जहाँ दुनिया ये सर्च आउट करने में लगी हुई थी कि कौन सा ऐसा मेडिसिन या कौन सी ऐसी वैक्सीन बनाई जाए जो ये बीमारी आई है इसे क्योर कर पाए, इसे इससे हम बाहर निकल पाएँ। तो आर्सेनिक एल्ब हमें इन्वेस्टिगेशन करने की, हमें डिस्कवर करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पहले से ही डॉक्टर हनीमैन ने इसे हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव कर लिया था। और जो साइन एंड सिम्टम्स आए थे या जो भी आगे बीमारियां आने वाली हैं, उनके साइन एंड सिम्टम्स पहले से ही होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर मौजूद हैं। वो मेडिसिन हमारे पास ऑलरेडी हैं। क्यों? क्योंकि जो साइन एंड सिम्टम्स उस टाइम पे नोट किए गए थे वही कोरोना काल में भी आए थे। तो आर्सेनिक का क्या था? आर्सेनिक मेडिसिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, यानी सांस लेने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। थ्रॉट इन्फेक्शन या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उसे रहा होता है या साथ में चल रहा होता है, यानी कि उसे स्नीजिंग होती है, कफ होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या थ्रॉट इन्फेक्शन है, वो चाहे जुकाम हो, सर्दी हो, खांसी हो, किसी भी तरह का थ्रॉट इन्फेक्शन हो, टॉन्सिलाइटिस हो, वो है, साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है। ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग या ये अस्थमेटिक कंडीशन 12 बजे से लेकर के 1 बजे, यानी कि मिड नाइट में एग्रावेशन हो जाता है। जैसे ही 11 से 1 के बीच का जो टाइम होता है, वहाँ पर ये दौर या ये तकलीफ़ें बढ़ जाएगी उस पर्सन को, उस पेशेंट को। आर्सेनिक एल्ब के पेशेंट में ये जो अस्थमेटिक कंडीशन है, ये विथ स्किन रैशेस, स्किन एलर्जिक कंडीशन के साथ मौजूद रहती हैं, या चंद दिनों पहले स्किन रैशेस हुए होंगे या स्किन कंडीशन या स्किन इन्फेक्शन उस पर्सन को रहता होगा। ऐसे कंडीशन में उस पर्सन को आर्सेनिक एल्ब की 200 की डोज दिन में 4 बार, ड्रॉप में ले रहे हैं आधा कप पानी में 2 ड्रॉप, दिन में 4 बार आधा कप गुनगुना पानी में धीरे धीरे पिएं, भूखे पेट। अगर गोलियों में ले रहे हैं तो 4 से 5 गोली आधा कप दिन में 4 बार आप ले सकते हैं।
आर्सेनिकल 200। दूसरी मेडिसिन की बात करें, दूसरी मेडिसिन बहुत ही कंडीशन में, अस्थमेटिक प्रॉब्लम की हर कंडीशन में दूसरी मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है स्पोंजिया टोस्टा। स्पोंजिया टोस्टा जैसे आपने स्पंज देखा है कैसे सिकुड़ जाता है, और जैसे ही हम उसे रिलीज़ करते हैं वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में पहुंच जाता है। तो ये स्पोंजिया टोस्टा इसी स्पंज से जो हमारे को ओशंस में मिलते हैं उन्हीं से प्रिपेयर की गई है। तो इसका काम भी बहुत अच्छा है, आपके लंग्स को जो सिकुड़ चुके हैं उन्हें प्रॉपर वे में लाना, आपकी ब्रोंकाइज जो सिकुड़ चुकी है उन्हें प्रॉपर वे में लाना। तो ये ब्रोंकियल अस्थमा में स्पोंजिया टोस्टा बहुत ही अच्छा काम करती है और आपको आपकी हर कंडीशन से बाहर निकालेगी, ये श्योर है। स्पोंजिया टोस्टा में क्या होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग तो होती है, यानी कि सांस कम आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, सांस के लिए उसे लड़ना पड़ रहा है सांस लेने के लिए, साथ में चेस्ट पेन होता है, ड्राइनेस ऑफ कफ होती है, यानी कि कफ जो निकलेगी वो ड्राई होगी, सूखी कफ होगी, वहाँ बलगम नहीं निकलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है स्पोंजिया टोस्टा का। सूखा हुआ कफ, ड्राई कफ, सूखी खांसी, साथ में सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, और ये सारी चीज़ें उसको कोई वार्म ड्रिंक जैसे ही चाय, कॉफ़ी, कहवा या कोई गर्म ड्रिंक अगर वो ले लेता है, हॉट ड्रिंक ले लेता है, तो उसे रिलीफ मिलता है, उसकी खांसी में, उसके शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग में, उसके चेस्ट पेन में उसे आराम मिलता है। तो ये स्पोंजिया टोस्टा है। साथ में ही इसके चेस्ट से विजलिंग साउंड सुनाई देता है, जैसे ही सीटी की आवाज़ आती है, नैरो पाथवे से कोई हवा पास हो रही हो ऐसी आवाज़ आती है, ये इसके चेस्ट से आवाज़ आती है। जो भी पेशेंट के पास में सो रहे होते हैं उन्हें विजलिंग साउंड सुनाई देता है, साथ में ही उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग और पेन इन द चेस्ट और ड्राई कफ ये कंडीशन रहती है। तो स्पोंजिया टोस्टा इज़ द बेस्ट मेडिसिन। स्पोंजिया टोस्टा को यूज़ ऐसे करना है कि इसको इन चिल्ड्रन 30 पोटेंसी में, अगर आप बिगनर हैं तो 1 ml ले सकते हैं, यानी कि अगर आपको अभी अभी अस्थमेटिक कंडीशन में फेस कर रहे हैं तो 1 ml ले सकते हैं, अदरवाइज़ 200। लेने का तरीका वही है, आधा कप गुनगुना पानी में 2 ड्रॉप, अगर ड्रॉप में ले रहे हैं तो दिन में 3 बार, और अगर आप ग्लोब्यूल्स में गोली में ले रहे हैं तो 4 से 5 गोली दिन में 3 बार आपको सक करने के लिए ले सकते हैं। स्पोंजिया टोस्टा के बाद तीसरे नंबर की मेडिसिन जो आती है एंटीमटार्ट। फ्रेंड्स, एंटीमटार्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। मैंने काफ़ी केस इससे ठीक करे हैं और वो इतने सीवियर कंडीशन में थे कि आज भी वो और उनकी फैमिली और उनके नेबर्स, उनके रिलेटिव्स यहीं पे ट्रीटमेंट लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस चीज़ से सफ़र कर रहे थे उसको एंटीमटार्ट ने चुटकियों में दूर कर दिया। एंटीमटार्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की सबसे बेस्ट मेडिसिन है जब आपको म्यूकस सीक्रेट हो विथ वेरी डिफ़िकल्टी से, यानी कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगती है आपको आपका कफ जो जमा हुआ है फेफड़ों में उसको बाहर निकालने के लिए। और अस्थमा, अस्थमेटिक कंडीशन, खांसी जस्ट आफ्टर लेइंग डाउन, जैसे ही पर्सन सोता है, जैसे ही सोने गया उसको खांसी, उसको अस्थमेटिक अटैक शुरू हो जाते हैं, उसको उठना ही पड़ता है, नीड टू गेट अप। ऐसे काफ़ी पेशेंट हैं, जैसे ही कि सर मैं सोने जाता हूँ, मैं तकिया लगाता हूँ, सोता हूँ, मुझे खांसी शुरू हो जाती है, घंटों हो जाते हैं, रात की 2 बज जाती है, 3 बज जाती है, मुझे खांसी बंद ही नहीं होती है, मुझे उठना ही पड़ता है, घूमना ही पड़ता है। ये पर्सन एंटीमटार्ट से चुटकियों में क्योर हो जाएंगे, चुटकियों में इनके सिम्टम्स जो होंगे वो दूर चले जाएंगे। एंटीमटार्ट 200 की पोटेंसी में दिन में 4 बार लेनी है, भूखे पेट लेनी है, आधा कप में 2 से 3 ड्रॉप, और बच्चों में 30 की पोटेंसी में। ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं तो 4 से 5 गोली दिन में 4 बार, बच्चों में ग्लोब्यूल्स में 4 से 5 ग्लोब्यूल्स दिन में 3 बार, 30 की पोटेंसी में से यूज़ करना है। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अस्थमेटिक कंडीशन, ब्लाटा ओरिएंटलिस। आपने नाम भी सुना होगा ब्लाटा ओरिएंटलिस का। ये एक कॉकरोच होता है। ब्लाटा ओरिएंटलिस आपको अस्थमा की हर कंडीशन से बाहर निकलेगा, कंडीशन या पोलन ग्रेन एलर्जी कंडीशन जो ज़्यादातर पेशेंट में मिलती है, और कफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ये सिम्टम्स हैं ब्लाटा ओरिएंटलिस के। ब्लाटा ओरिएंटलिस में पस लाइक म्यूकस निकलता है, यानी कि येलोइश कलर का, ग्रीनिश कलर का म्यूकस निकलेगा। और ब्लाटा ओरिएंटलिस जो पर्सन होगा वो डस्ट से बच के रहेगा, लेकिन बच नहीं पाता। डस्ट से एलर्जी होती है, पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, धुआं उठ रहा है कहीं पे उससे एलर्जी होती है, उससे उसके साइन एंड सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, कफ रहेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग रहेगी, वहाँ ब्लाटा ओरिएंटलिस बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ये 200 की पोटेंसी में लेनी है, दिन में 3 से 4 बार, आधा कप गुनगुना पानी में 2 से 3 ड्रॉप को लेना है, और 4 से 5 ग्लोबुल्स को दिन में 3 से 4 बार लेनी है। इन सब के साथ मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप प्राणायाम शुरू करिए। आपकी होम्योपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट आपको हेल्प करेगा,
नेचुरल वे में हेल्प करेगा, बिना साइड इफ़ेक्ट हेल्प करेगा और पूरी हेल्प करेगा। लेकिन जो सेल्स आपकी प्योर ऑक्सीजन से जितनी जल्दी रिकवर हो पाएंगी उतना ज़्यादा अच्छा है, आप उतने ज़्यादा जल्दी से आपकी इनहेलर को छोड़ पाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए।